कथन की शैली का तीसरा प्रकार है व्याख्यात्मक शैली। इससे पहले हमने पढ़ा था विवरणात्मक शैली और मूल्यांकन शैली। व्याख्यात्मक शैली, व्याख्या का अर्थ होता है किसी एक विषय को अलग अलग उदाहरणों के द्वारा विस्तृत करके समझाना या फिर किसी जटिल विषय वस्तु को समझाकर प्रस्तुत करने की विधि। क्या मतलब होता है व्याख्या का? एक ही विषय को अलग अलग तरीके से सरल करके समझाना उदाहरणों के द्वारा। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं व्याख्या करता है, इसलिए तटस्थता नहीं रह पाती। यह शैली सूत्र रूप में कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्योंकि व्याख्या हम अपने तरीके से करते हैं, हम अपने मन से करते हैं। जैसे विवरणात्मक शैली में आपने पढ़ा कि वक्ता जो है वो तटस्थ रहता है, लेकिन इसमें वक्ता तटस्थ नहीं रह पाता, क्योंकि जब हम व्याख्या करते हैं या अपने शब्दों में चीज़ों को समझाते हैं तो वो हम अपनी प्रतिक्रिया उसमें व्यक्त करते हैं, और जब हमारी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है तो उसमें हम तटस्थ नहीं रह पाते, जैसे कि विवरणात्मक शैली में हम ज्यों का त्यों व्याख्या करते थे। समझ आया? व्याख्यात्मक शैली, व्याख्या मतलब होता है एक ही विषय को सरल करके अनेक उदाहरणों के द्वारा अलग अलग तरीके से समझाना, सरल करके प्रस्तुत करना, व्याख्यात्मक शैली कहलाती है। इसमें वक्ता जो है वो तटस्थ नहीं रह पाता, क्योंकि वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अब व्याख्यात्मक शैली की विशेषताएं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, पहली विशेषता है कि ये अध्ययन अध्यापन में प्रभावी होता है। अब अध्ययन अध्यापन में मतलब पढ़ने लिखने में क्यों प्रभावी होता है? क्योंकि किसी भी विषय को, किसी जटिल विषय को सरल करके अनेक उदाहरणों के द्वारा आपको अध्यापक समझाता है, तो इसीलिए व्याख्या करना, व्याख्यात्मक शैली जो है वो अध्ययन अध्यापन के लिए सबसे प्रभावी होता है। अगली इसकी विशेषता है, इस शैली में उदाहरण वाक्यों का महत्व होता है। बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा हम किसी विषय को सरल करते हैं। वाक्य एक सुनिश्चित अर्थ वाले होते हैं, मतलब द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, अधूरे दो अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस शैली में आवश्यकतानुसार किसी भी काल को व्यक्त करने वाली क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा विवरणात्मक शैली में केवल भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन व्याख्या करते समय हम भविष्य का भी उदाहरण दे सकते हैं, भूत का भी उदाहरण दे सकते हैं और वर्तमान का भी उदाहरण दे सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार किसी भी काल की क्रिया का प्रयोग होता है। यदि मान लिया जाए, अतएव, वरन, किंतु, परंतु आदि शब्दों का अधिक इसमें प्रयोग होता है। व्याख्या के प्रसंग में जिस बात की व्याख्या की जाती है उससे संबद्ध विषयों का भी आख्यान होता है। अब ऐसा नहीं कि हम किसी एक विषय पे बात कर रहे हैं तो केवल उसी एक विषय का ही उदाहरण देते हैं, उसके साथ साथ जो भी संबंधित विषय हैं, उसके जो रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिटेल में समझाते हैं, तो इसीलिए इसको हम व्याख्या करना कहलाते हैं। व्याख्या करते समय क्या करते हैं, उससे संबंधित और भी जो विषय होते हैं उसको भी हम सरल करके समझाते जाते हैं। तो ये व्याख्यात्मक शैली की विशेषता। अब जैसे बाकी दो शैलियों में, मूल्यांकन और विवरणात्मक में, जैसे हमने विज्ञान के विषय में, वाणिज्य के विषय में और कला के विषय में जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, वैसे इसमें भी हम उदाहरण देते हैं। ये आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा इन उदाहरणों को। अब आखिरी शैली जो है कथन की शैली में, वो है विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली, जैसे कि विचार से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विचार करते समय कोई भी वक्ता किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है ना, एक समय में हम एक विचार पर केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पर विचारात्मक शैली में वक्ता यह करता है कि पाठक या श्रोता के ध्यान को एक ही केंद्र में केंद्रित करके रखता है। मतलब विचारात्मक शैली किसी एक केंद्र बिंदु में स्थित होती है। व्याख्या में जैसे हम एक के साथ अनेक विषयों का व्याख्या करते हैं, उस तरह की विचारात्मक शैली में नहीं होता। अब यहाँ क्या लिखा है, यह कथन की ऐसी शैली है जिसमें प्रयुक्ति के सारे संरचक वाक्य किसी एक विचार या उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। इस शैली में विवरण, मूल्यांकन या व्याख्या नहीं होता।
इस शैली में श्रोता या पाठक के मानस को एक केंद्रीय बिंदु पर विचार करने के लिए तथा प्रमुख विचार बिंदु के चतुर्दिक रखने का उद्देश्य रहता है। मतलब किसी एक विचार पर ये केंद्रित होता है और इसमें श्रोता को, वक्ता को किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित करके रखा जाता है। विचार करने की शैली, विचारात्मक शैली, इसीलिए हम इसको विचारात्मक शैली कहते हैं। अब विचारात्मक शैली की विशेषता क्या है? विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम कला के विषय में, कला के क्षेत्र में बात करते हैं तो भाषा के यहाँ पर हम क्या समझा रहे हैं कि किसी एक केंद्र पर विचार केंद्रित होता है। तो जिस विषय की हम बात कर रहे हैं हम उसी में ही केंद्रित रहेंगे। व्याख्या करते समय हमने कभी राजनीति का उदाहरण दे दिया, तो हमने कभी दर्शन शास्त्र का उदाहरण दे दिया, तो हम कभी संस्कृति के उदाहरण में आ गए, तो हम कला में आ गए। तो ये व्याख्यात्मक शैली में हम अलग अलग विषयों की भी बात कर सकते हैं। लेकिन विचारात्मक में क्योंकि एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित होते हैं हम, इसलिए क्या करते हैं, अपने विचारों को विभिन्न भाषा के अनुकूल, विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता ये है कि वैज्ञानिक और वाणिज्य के विषयों में संबद्ध प्रतिपादनों में वक्ता तटस्थ होता है। जहाँ हम वैज्ञानिक और वाणिज्य की बात करते हैं क्योंकि उसका विषय जो है वो विषय की एक सीमा है, तो वहाँ पर वक्ता क्या होता है, तटस्थ होता है बात करते समय। लेकिन जहाँ हम कला की बात करते हैं तो कला का विषय क्या है, बहुत बड़ा है। उसमें राजनीति आ गई, दर्शन आ गया, भूगोल आ गया, समाज आ गया। तो कला के विषय में वक्ता जो है तटस्थ नहीं रह पाता है। ठीक, इसके बाद भाषा की संरचना की दृष्टि से प्रमुख कथ्य को वाचक शब्द का अथवा उसके पर्यायवाची अथवा उसकी भाव छाया को व्यक्त करने वाले शब्द का अथवा उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम का आवर्तन होता है। उपवाक्य भी मुख्य विचार के विविध पक्षों को उजागर करते हुए भी उसे ही सघन करते हैं। मतलब विचार को किसी एक केंद्र में केंद्रित किया जाता है और उसी के चतुर्दिक वो विचरण करता है, उसी के बारे में ही समझाया जाता है। ठीक, तो विचारात्मक शैली, आप ये आखिरी वाला इसका जो विशेषता है आप नहीं भी लिखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो भी चलेगा। इसकी दो विशेषता है, एक विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है और इसमें वक्ता जो है वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्र में तो तटस्थ रह पाता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वह कला के विषय में तटस्थ नहीं रह पाता। ठीक, तो समझ में आया, ये हमारी चारों शैलियाँ हो गई। और इसकी विचारात्मक शैली की भी विज्ञान के विषय में, वाणिज्य के विषय में और कला के विषय में इसका आपको एग्जाम्पल देना है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं कि जो बुक में दिया हुआ है उसी को ही आप लिखो। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपने दूसरे सब्जेक्ट से जो याद किया है, अगर वो समाज से, संस्कृति से, रीति रिवाज से रिलेटेड है तो कला के विषय में आप लिख सकते हो। ठीक, वाणिज्य का विषय है तो वाणिज्य के विषय में आप लिख सकते हो। तो आप कोई भी उदाहरण अपने मन से इसमें दे सकते हो और उदाहरण इतने बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना बड़ा आपके बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल आप 3 लाइन या 4 लाइन का लिख सकते हो। ठीक, तो ये हुआ आपका कथन की शैली। कथन की शैली यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। कथन की शैली में एक बार रिपीट करते हैं, हम क्या कहते हैं, कथन कहने की शैली, शैली ढंग, कहने का तरीका, कहने का ढंग कथन की शैली कहलाती है। ये 4 प्रकार के थे, विवरणात्मक, मूल्यांकन, व्याख्यात्मक और विचारात्मक। विवरणात्मक में ज्यों का त्यों विवरण किया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का। मूल्यांकन में वक्ता अपने अनुसार मूल्यांकन करता है, जिस हिसाब से वो चीज़ों को देखता है, समझता है, तो उसके मन में एक प्रतिक्रिया व्यक्त होती है और उसके हिसाब से वो क्या करता है, व्याख्या करता है, मूल्यांकन करता है और उस तरह से वो लिखता है। और व्याख्यात्मक शैली में एक ही विषय को सरल करके अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। और विचारात्मक शैली में वक्ता को एक ही विषय में केंद्रित करके रखा जाता है। तो ये कथन की 4 तरह की शैलियाँ हो गई। इन चारों शैलियों के उदाहरण आपको देना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में।